We'll start from today's अल्बुकर्क, अल्फोंसो डे अल्बुकर्क 1509 से 15015 में जो आया था। अब अल्बुकर्क की कहानी कुछ ऐसी है कि जब अल्बुकर्क आया तो अल्बुकर्क को ही हम बोलते हैं कि ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज़ एम्पायर इन इंडिया। अब ये ऐसा क्या करता है कि पोर्चुगीज़ का एक्सपेंशन इंडिया में हो जाता है। तो बेसिकली ये ना 1503 में पहली एज अ कमांडर आ चुका होता है, तो उसको बेसिक थोड़ा बहुत तो इंडिया के बारे में पता होता है। अब ये क्या कहता है, जब ये पावर में आता है अल्मेडा के बाद, अल्मेडा 1509 से 1505 से 1509 में रहता है, तो उसके बाद जब ये आता है पावर में, तो ये क्या करता है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो होती है, जिसमें बेसिकली कार्टे सिस्टम होता है, पास सिस्टम, किसी को आना तो पास लेकर आओ, ताकि पोर्चुगीज़ उन पर एक आई रख सकें। और उसके साथ साथ ये मलक्का को और हॉर्मुज़ और गल्फ़ ऑफ एडन को ये भी क्या करता है, बंद करके रखता है। और क्या करता है ये इसका एक मेजर काम ये होता है कि ये गोवा को कैप्चर कर लेता है बीजापुर स्टेट से। बीजापुर स्टेट जिसके राजा आदिल शाह होते हैं, ये आदिल शाह से बेसिकली गोवा को अपने पास कैप्चर कर लेता है। फिर धीरे धीरे एक्सपेंड करता हुआ बंगाल जाता है, बंगाल में हुगली और बालासोर को ये कैप्चर करता है। अब रियल फाउंडर इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट पॉलिसीज़ को अपनाता है। सॉफ्ट पॉलिसी का मतलब ये है कि ये मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाता है। वो अपने मेल लोगों को बोलता है कि इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड इन इंडिया यू हैव टू टेक इंडियन वाइफ्स टू पोर्चुगीज़। तो इंडियन वाइफ्स को ये पोर्चुगीज़ लेके जाता है और मैट्रिमोनियल रिलेशन को बनाता है। सॉफ्ट पॉलिसीज़ में ये चैरिटी हॉस्पिटल्स बनाता है, सती प्रथा जो होती है इसको अबॉलिश करता है। और एक बहुत ही मेजर चीज़ करता है ये, जो इंटरपॉट बोलता है, INTREPOT, आंत्रपोट, गोवा को आंत्रपोट बना देता है ये, क्योंकि गोवा को बीजापुर से कैप्चर करता है। तो आंत्रपोट का मतलब ये है कि जितनी भी शिप्स जाएंगी अब वो आंत्रपोट से जाएंगी क्योंकि, और ये सबको देखेगा कि भाई कौन तुम जा रहे हो कौन नहीं जा रहे हो। ये अल्बुकर्क इस चीज़ पे एक चेक रखेगा। फिर क्या होता है, 1515 में इसकी यहीं पे डेथ हो जाती है और 1515 से 1529 के बीच एक पोर्चुगीज़ में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई गोवा को लेके गया सॉफ्ट पॉलिसी बनाया और मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाया, गोवा कैप्चर किया, हुगली तक गया, बालासोर कैप्चर किया, ब्लू वाटर पॉलिसी को कंटिन्यू रखा, इसलिए हम इसको रियल फाउंडर कहते हैं। 1515 से 1529 के बीच क्या हुआ, बेसिकली कोई भी एक्सपेंशन हुआ नहीं, और जिसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पोर्चुगीज़ के लिए। अब होता है क्या, 1526 में जो गोवा का स्टेटस होता है वो लिस्बन के बराबर कर दिया जाता है। बोलते हैं लिस्बन जो कि कैपिटल है पुर्तगाल की, बोलते हैं जो लिस्बन है वही गोवा है, जो गोवा है वही लिस्बन है। और ये काम कौन करता है, जॉन III करते हैं, वहाँ के जो राजा होते हैं पोर्चुगीज़ के, वो ये काम को करते हैं। अब उसके बाद क्या है, 1526 में तो वैसे बाबर भी आया होता है, बट 1526 में ये स्टेटस मिलता है गोवा को। उसके बाद 1529 से 1538 9 साल के लिए, पहले जो अल्मेडा था वो 4 साल के लिए आया, ये जो आया ये आ रहा है 6 साल के लिए अल्बुकर्क। उसके बाद नीनो दे कुन्ना, ये 9 साल के लिए, तो 3 की मल्टीप्लाई में लोग आ रहे हैं। तो जो नीनो दे कुन्ना होता है ये जब आता है, ये भी कुछ खास करता नहीं है, बट इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये एक मेजर काम करता है। वो ये करता है कि जो बहादुर शाह होते हैं गुजरात के, वो बिज़ी होते हैं हुमायूं को भगाने में, कि हुमायूं को भगाएं किसी तरह। तो हुमायूं को भगाने के चक्कर में ये बोलते हैं पोर्चुगीज़ को कि जाओ, तुमको मैं ये देता हूँ, तुमको मैं बेसिकली बसीन देता हूँ। बसीन मुंबई में एक जगह है, तो पोर्चुगीज़ वहाँ पे बसीन को ले लेते हैं। लेटर ऑन वादा करते हैं कि हम दमन एंड दीव को भी आपको देंगे। तो दमन एंड दीव की जो बात होती है, वो लोग, क्योंकि राजा तो बिज़ी है अपना मुग़ल एम्पायर को हटाने में, तो राजा बोलता है कि आप ले लेना दमन दीव भी। तो दमन एंड दीव ले लेते हैं वो लोग, बट बाद में ये होता है कि वहाँ के लोग बेसिकली पोर्चुगीज़ का अपोज करते हैं, बोलते हैं वी वांट किंग ओनली। तो अपोजिशन के कारण उनकी एक मीटिंग होती है, मीटिंग में बहादुर शाह को बुलाया जाता है उनकी बोट पे। और बोट में क्या होना था, बोट में थोड़ा नकली इंसिडेंट बना के राजा की वो डेथ करवा देते हैं, मृत्यु हो जाती है वहीं पे।
ठीक है। तो ये नीनो दे कुन्ना था। पहले आया वो 4 साल के लिए, 4 साल के बाद फिर आया 6 साल के लिए, 6 साल के बाद 9 साल के लिए। ठीक है, 3 की मल्टीप्लिकेशन नहीं, 4 6 9 याद रखना है। फिर उसके बाद 1600 तक क्या हुआ, पोर्चुगीज़ ही एक इंडिया में ऐसी पावर थी जो ओनली पावर बनी, क्योंकि उसके अलावा कोई और भी यूरोपियंस इंडिया में था नहीं। अब धीरे धीरे पोर्चुगीज़ के लिए कंपटीशन बढ़ रहा था, क्योंकि डच लोग, ब्रिटिशर्स लोग, फ्रेंच लोग, ये लोग भी आ रहे थे धीरे धीरे। तो जो सबसे पहला अब डिक्लाइन की बात करेंगे कि 1600 तक पोर्चुगीज़ अपने टॉप पे थे, 1600 तक पोर्चुगीज़ अपने टॉप पे थे। बट उसके बाद ये हुआ कि धीरे धीरे एंट्री होने लग गई अपनी ब्रिटिशर्स की। तो 1608 में ब्रिटिशर आए और ये लोग भी कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि इवेंचुअली दे वांट टू एक्सपैंड टू। तो होता क्या है कि जब उनकी सेकंड शिप आ रही थी 1611 में, क्योंकि 1611 में जो उनकी शिप थी जिसका नाम था रेड ड्रैगन, सबसे पहले हेक्टर आई थी, फिर रेड ड्रैगन आ रही थी। रेड ड्रैगन में कैप्टन बेस्ट थे, तो कैप्टन बेस्ट की टक्कर हो जाती है 1611 में सोवाली के पास, और सोवाली से टक्कर होने के बाद सोवाली की लड़ाई हो जाती है, बैटल ऑफ सोवाली। और बैटल ऑफ सोवाली जो पोर्चुगीज़ से होती है, जिसमें पोर्चुगीज़ का हार का सामना करना पड़ता है, जिसकी हार की खबर मुग़ल अम्पायर तक जाती है, क्योंकि इनका अच्छा रिलेशन मुग़ल अम्पायर के साथ भी होता है। जहांगीर तक जाती है कि भाई हम जिसका साथ दे रहे थे, आज वो लोग हार का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि तगड़े लोग और आ रहे हैं। तो पोर्चुगीज़ यहाँ पे हारते हैं। फिर उसके बाद 1632 में पोर्चुगीज़ फिर हारते हैं, क्योंकि शाहजहाँ का बेटा सूजा शाह वो उनको हुगली में मार के भगाता है। हुगली में क्यों मारते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज़ की पुरानी आदत होती है पायरेसी करने की, लूटपाट बहुत करते हैं, और मुग़ल लेडी को छेड़ रहे थे लोग। तो मुग़ल लेडी का ट्रेड, स्लेव ट्रेड कर रहे थे। तो इस कारण से जो हमारे पोर्चुगीज़ होते हैं उनको दोबारा से मार का सामना करना पड़ता है शुजा शाह से, जो कि शाहजहाँ के बेटे होते हैं। तो वहाँ से भी हारते हैं। फिर उसके बाद 1632 से 700 तक वो वेट एंड वॉच पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे। 1632 से 700 वेट एंड वॉच पॉलिसी, और बोलते हैं काम करते हैं भाई साउथ अमेरिका पे भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो इंडिया में उतना एक्सपेंशन होगा नहीं होता इनका। फिर 1740 में क्या होता है, मराठा जो होते हैं हमारे पेशवा मराठा, वो पावर में आते हैं, और वो भी इनको क्या करते हैं, मारते हैं, खूब मारते हैं पोर्चुगीज़ को। तो मराठा डिफीटेड पोर्चुगीज़। अब क्या है कि पोर्चुगीज़ सब इतना मार मुर चुके हैं। अब 1740 के बाद पोर्चुगीज़ के पास सिर्फ और सिर्फ गोवा, दमन एंड दीव ही बचता है, गोवा, दमन एंड दीव ही बचता है। तो पोर्चुगीज़ लोग आराम से शांत बैठ जाते हैं। ठीक है, अब पोर्चुगीज़ का इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पोर्चुगीज़ पड़ता है कि जो पोर्चुगीज़ लोग होते हैं ये गोवा का पॉलिटिकल सिस्टम बदलने की कोशिश करते हैं बाय ब्रिंगिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे करते हैं, पहले पूरी सोसाइटी को सेम कर देते हैं, पूरी सोसाइटी को क्रिश्चियन बनाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ सबको सेम कर दिया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं हम। वैसे भी इसमें प्रिविलेज सिस्टम होता है, मतलब जो पोर्चुगीज़ है उसको थोड़ी अपर क्लास, उनको थोड़ी प्रिविलेज दी जाएगी, ये सिस्टम होता है उनका। और फिर आइबेरियन स्टाइल ऑफ चर्च आर्किटेक्चर दिखता है। आइबेरिया का मतलब मैं आपको बता दूं, आइबेरिया का मतलब होता है आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज आती हैं, स्पेनिश और पोर्चुगीज़। तो 2 कंट्रियों का जो आर्किटेक्चर होता है वो हमको गोवा में दिखता है, और गोवा में बहुत ही चर्च हमको दिखते हैं। और पोटैटो, टमाटो, टोबैको, कॉर्न, कैश्यू, नट्स, इन सब का इंट्रोडक्शन पोर्चुगीज़ ही हमारे इंडिया में करते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जो होता है आविष्कार तो पहले हो चुका होता है, बट यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है इस चीज़ का। बाइबल का ट्रांसलेशन किया जाता है लोकल लैंग्वेजेस में। मेडिसिन की बुक लिखते हैं ये लोग, और मेडिसिन की बुक लिखते हैं इंडिया को ही पढ़ के। तो ये बड़ी अजीब बात है, बट वो दावा करते हैं कि हमने लिखी, बट होती वो इंडिया की ही है। गन वोट डिप्लोमेसी मैंने बताया था, वो ये लोग करते हैं, और गन वोट डिप्लोमेसी के तहत इंडिया को दिख जाती है कि गन भी कोई चीज़ होती है, बट स्टिल हम लोग सीखते नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं हम काफ़ी इनवर्ड लुकिंग पीपल रहते हैं। और फिर उसके बाद डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जिसको चलना है, पोर्चुगीज़ जाते जाते बोल के गए थे, जिसको चलना है चलो, हम आपको डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे। कॉन्वेंट स्कूल ये लोग लाते हैं। और फिर उसके बाद या धीरे धीरे जब चीज़ आगे बढ़ती हैं तो हमारा जो ब्रिटिशर होता है उनका एक्सपेंड होता है।